ये था छठवा। सातवां सबसे बड़ा ये था कि जो सस्पेंशन वाला था ना इसके अंदर, वो और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया। किस तरह से स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि पहले ये था कि अगर सस्पेंडेड है रजिस्ट्रेशन तो आप फंडिंग आ रही थी, कोई रेगुलेशन नहीं था उस चीज़ों के ऊपर। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो आप एक भी अठन्नी चौन्नी 50 पैसा तक भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से नहीं ले सकते। और आप कंट्रीब्यू मतलब फंड तो ले ही नहीं सकते, और साथ ही साथ जो भी आपके एनजीओज के एसेट्स हैं, गौर से सुनिएगा कि जो भी आपके एनजीओज के एसेट्स हैं आप उनको भी बेच नहीं सकते। ये था एक बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर मुझे लगी, कि जो सस्पेंशन को और इसलिए स्ट्रिक्ट कर दिया गया क्योंकि बाद में इन्हीं पैसों का किसी और जगह यूज़ किया जाता था, जो कि अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके। ये सातवां। आठवां इसके अंदर था कि इन्वेस्टिगेशन नाउ रिक्वायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। मान लीजिए आप किसी एनजीओ के खिलाफ जाते हैं और कुछ कहते हैं कि भाई ये XYZ चीज़ों के अंदर संलिप्त पाए गए हैं और इनके अंदर इनकन्सिस्टेंसी पाई गई है टुवर्ड्स द लॉ, तो सरकार से आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या हम इसके अगेंस्ट में या कार्रवाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल चाहिए। और इसके अंदर सरकार कह रही है कि भाई अननेसेसरीली इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उनको कम करने के लिए हम इस चीज़ को ला रहे हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि भाई ये तो फ्रीडम को रोक रहा है, इंडिपेंडेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश। अगला इसके अंदर नौवां जो था वो पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया। पहले जो था ना कि 5 साल तक का जेल होता था या कुछ फाइन होता था, लेकिन अब सरकार ने 1 साल का जेल, मैक्सिमम 1 साल का, और इसके अंदर फाइन ला दिया है। अब देखिए इसके अंदर पेच क्या है। सरकार का इसके अंदर कहना है कि मतलब चूंकि सरकार बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही है अपने एंड से, समझिएगा कि सरकार हर चीज़ को अब धीरे धीरे इसके अंदर अपने एंड से रेगुलेट कर रही है। तो अगर मान लीजिए कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई गलती भी होती है, तो वो बहुत माइनर सी होगी, माइन्यूट सी होगी, ऐसा एजम्पन्स है। क्योंकि जो पेनल्टीज थी पहले, वो टोट जो पेनल्टी पहले थी 5 साल की, उसके अंदर ये नियम भी तो अलग था कि सारी एनजीओ सारा चीज़ अपने आप से कंट्रोल कर रही है, जो मन में आया वो कर रही थी। लेकिन अब सरकार का कहना है कि भाई मैं जब रेगुलेट कर रही हूँ तो मैं आई कुड, चलो मैं रिड्यूस कर देता हूँ आपके पेनल, जो कि कह सकते हैं पेनल्टी था इसके अंदर, जो जेल के 5 साल की जो प्रावधान थे उसको कम कर दिया। और 10वां इसके अंदर आखिरी सबसे बड़ा ये था कि जो भी एनजीओ थे की फंक्शनरीज के अंदर और भी पोस्ट को डेजिग्नेट किए गए हैं और इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहले किसी एनजीओ का एक डायरेक्टर होता था, उसके अलावा उसके अंदर डायरेक्टर की ही रेगुलेशन पे सारी चीज़ें होती थी। लेकिन सरकार ने अब कहा कि भाई इसके अंदर ट्रस्टी का भी नाम इंक्लूड करिए, पार्टनर कौन कौन से वो इंक्लूड करिए, इसके अंदर कर्ता कौन है और गवर्निंग बॉडी कौन है, मैनेजिंग कमिटी में कौन है, और एनी वन कंट्रोलिंग अफेक्ट, मतलब कि कंट्रोल अफेयर, कि इसके अंदर कई सारे और जो जो लोग इन्वॉल्व हैं इस एनजीओ को ट्रस्ट कौन दे रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन इसके अंदर है, आप मैनेजिंग कमेटी बनाइए, कौन इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, कौन लोगों से बात कर रहा है, हर चीज़ आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज ए डेजिग्नेटेड बॉडी के तौर पे। अब ये 10 सबसे बड़े रिफॉर्म्स थे। अब इसके अंदर कंट्रोवर्सीज आ कहाँ से रही हैं, लोग यहाँ कह क्यों रहे हैं कि भाई ये बहुत खराब है। तो इसके अंदर जो 3 मेजर और 4 मेजर चेंजेस जिसपे लोगों का कहना है कि, या जो लोग क्या, जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं और जो बाहर से लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो सरकार जो एसेट्स को कंट्रोल कर ले रही है ना, या सरकार जो एसेट्स को ले ले रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ है उनको। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि एसेट प्राइवेटली हैंड में चले जाते थे या किसी और के पास चले जाते थे। लेकिन अब सरकार कह रही कि अगर इस एनजीओ का लाइसेंस और एनीथिंग कैंसिल्ड हो जाता है या रिन्यू नहीं हो पाता है तो सरकार उस चीज़ को कंट्रोल करेगी, डेजिग्नेटेड एसेट और डेजिग्नेटेड जो कि अथॉरिटी बनाई है उसके थ्रू उन सारे एसेट्स को कंट्रोल करेगी। अगला ये इसके अंदर एक और लोग कह रहे हैं कि भाई जो एसेट्स जो फंडेड था वो जो पार्टी फ्रॉम इंडियन मनी था, पार्टली जो पार्शली पार्शियली फ्रॉम इंडियन मनी था, उस चीज़ को सरकार ले रही है या सरकार अकाउंटेबल बना रही है और उसको रिटर्न कर रही थी उस चीज़ को ले। और एक इसके अंदर था कि सबसे बड़ा जो मैंने सबसे पहला बताया था इसके अंदर चेंजेस, की डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो थी ना, उसको लेकर ये है कि भाई कहना है कि अपोजिशन का कहना है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपने बनाया उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो भाई वो परमिशन किसी का उससे बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ रहा है, वो अपॉइंट करेगी एडमिनिस्ट्रेटर को, वो मैनेज कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को एज ऑफ जो बिल बताया गया, बिल के अंदर बताया गया, वो एसेट्स को सेल कर सकती है या बेच सकती है, खरीद सकती है, या जो भी होगा वो अपने अंडर कंट्रोल में ले सकती है। यानी कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ के पास बहुत ज़्यादा राइट आ गया है। ये एक सबसे बड़ा थ्रेट था।
गवर्नमेंट का इसके अंदर क्या कहना है? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे थे, मैं इस पे आऊंगा। सबसे पहली चीज, बहुत बहुत प्यारी चीज इसके अंदर मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटिव हो जाता है जब इंडिया के टर्म्स में इन सारी चीज़ों को देखते हैं। भारत सरकार को, इंडिया को कभी अमेरिका नेवर मिलिटरीली फंड कर किया है, ना ही कभी अदर एस्पेक्ट में सपोर्ट किया है। ट्रम्प ने कई बार कह चुका है कि 22-23 मिलियन से अधिक रुपया ईयरली खर्च, एनुअली खर्च किया गया है इंडिया के अंदर किसी और को लाने के लिए। आप सोच सकते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट कह रहा है कि इतने सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो क्यों ना भारत सरकार एफसीआरए बिल लाकर उन सारे पैसों को रेगुलेट करे एनजीओज के थ्रू, जो भी एनजीओज के थ्रू पैसे आए। भारत सरकार का कहना है कि भाई सबसे बड़ा हमारे नीड है कि भाई हम रिलीजियस कन्वर्जन को रोकना चाह रहे हैं इन पैसों के द्वारा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2018 से 2022 के बीच में 1800 से अधिक एनजीओज को उनके जो लाइसेंस थे उनको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लॉ का वायलेशन कर रहे थे। क्या वायलेट कर रहे थे, अभी बताते हैं। जो रिलीजियस कन्वर्जन वाली चीज़ें थी, 2011 से 2021 के बीच में 20,000 से अधिक एनजीओज के एफसीआरए लाइसेंस को बैन किया गया या कैंसिल कर दिया गया। क्यों किया गया? वो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट के लॉज थे, रेगुलेशंस थे, उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। अब देखिए एक और डाटा आप सुनिए। मार्च, यानी कि पीछे, मतलब इस मार्च 2026 तक 21,000 से अधिक एनजीओ को कैंसिल कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया, उनको सीज कर दिया गया। एज ऑफ मिड, यानी कि 2026 तक 14,000 से 16,000 तक एक्टिव एनजीओ हैं। अब ये क्यों ऐसा कर रही थी सरकार, बैन करना, सीज करना? तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज में से एक था झारखंड। झारखंड के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ना, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की जो कम्युनिटीज़ थी, उनको पॉवर्टी हटाने के नाम पे और उनको गरीबी उत्थान के नाम पे, उनको जॉब के नाम पे या हॉस्पिटल देने के नाम पे या सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के नाम पे उनको पैसे देकर कन्वर्ट किया जा रहा था। किस तरह से? 10 किलो चावल, 10 किलो, 50 किलो गेहूं ऐसे देख देकर उनसे कहा जाता था कि आप क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करिए। क्रिश्चियन मिशनरीज कई सारे गाँव के अंदर, मतलब मैंने तो ऐसे देखा बहुत सारे वीडियोस की जहाँ गाँव के अंदर वो लोग नारेबाजी और जो भी क्रिश्चियंस के जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करवा रहे हैं गांव गांव के लोगों से। जिस कम्युनिटी ने कभी क्रिश्चियनिटी के बारे में जाना नहीं, हिंदुइज्म वहाँ फॉलो होता था, उन कम्युनिटीज़ को वो कन्वर्ट करा दी। झारखंड एक ही स्टेट नहीं है, मणिपुर के अंदर आज जो सारा इंसर्जेंसी बना हुआ है, उन मिलिटेंट्स के पास इतने सारे एडवांस इक्विपमेंट्स आ कहाँ से हैं? इन सारी मिशनरीज के पैसों से ही। मणिपुर हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ माइनिंग और बहुत सारे हमारे ट्राइबल्स रहते हैं, उन इलाकों के अंदर इस पैसे का उपयोग करके उनको किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा था रिलीजियसली क्रिश्चियनिटी के थ्रू, एक सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था। और यही नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस, इन तीन तीन कंट्रीज ने सिमिलर टाइप ऑफ बिल लाया है, एफसीआरए जैसा ही बिल की फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कनाडा ने तो साफ तौर पे कह दिया कि चाइना ने पैसे दिए हमारे इलेक्शंस को जस्टिन ट्रूडो जो थे कि इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आप सोच के देखिए कि ये बिल लाना कितना इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा मोटा कोई बिल है आगे चला गया, तो बहुत भ्रम में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रंप के द्वारा खुद ये कहा गया है कि भाई जो बिल है, 22-23 मिलियन हर साल खर्च किए जाते थे, 22-23 मिलियन डॉलर इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर पार्टी को लाने के लिए, पर्टिकुलर लोग आने के लिए। किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। अभी सीजेबी प्रोटेस्ट के दौरान भी धीरे धीरे निकल के आ रही है कि मेटा ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमने जो जो भी वायरल हो रहे थे वीडियोस, उनको फंड किया जा रहा था, उस पर एड कैंपेन चलाए जा रहे थे। तो आपको पता ही होगा। अब ये सारे तो केसेस थे। इसके अंदर अब एक चीज़ है कि यूएसए का सबसे बड़ा कंसर्न इसके अंदर आ रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट के अमेरिका के जो कांग्रेसमैन है, वहाँ के जो सांसद कह सकते हैं, अभी एक मैं देख रहा था रिले मोरे करके, उन्होंने कहा कि इंडिया के बायलेटरल रिलेशंस खराब हो जाएंगे, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, ये फ्रीडम ऑफ अमेरिका का एक ही रंडी रोना है, माफ़ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, एक ही है। दुनिया में हर जगह वो बम मारेगा, दुनिया में हर जगह वो तबाही मचाएगा, लेकिन क्या कहेगा कि आई एम कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स, आई एम कंसर्न अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। रिसेंटली मार्को रूबियो ने क्या कहा कि यूएसए के अंदर इंटर करने वाले कोई भी लोग अगर यूएस एंटी सेमिटिज्म यानी ज्यूज के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाए, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की दलील देते हैं। मार्को रूबियो, आपको भी पता होगा कि 23 मई को जब इंडिया के अंदर इसी साल 2026 के अंदर विजिट किए थे, तो सबसे पहले वो दिल्ली नहीं गए, वो सबसे पहले जाते हैं मिशनरी ऑफ चैरिटी, जो कि कोलकाता के अंदर मदर टेरेसा के समय बहुत पुराना, जो 100 सालों से पुराना वहाँ पर चर्च है, मिशनरी ऑफ चैरिटी, वहाँ पर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको भी पता है कि इन सारे मिशनरीज पैसे इंडिया में आते हैं तो इनका रीयूज कैसे करना है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सही से यूएस के नैरेटिव को पास करने में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए उन सारे पैसों का उपयोग किया जाता था। और इसीलिए मार्को रूबियो वहाँ विजिट करने के सबसे पहले अगर दिल्ली नहीं जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, तो आप सोचिए कि ये बिल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे देश के लिए। और अभी तक हमको लग रहा था ना कि ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे जब और चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आप कहेंगे कि ये बिल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। केरला के अंदर मैं बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न ने कहा है कि अनडेमोक्रेटिक है। आप सोच के देखिए, जिस केरला के अंदर हिंदुइज्म इतना पीक पर था, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी कन्वर्जन के थ्रू किस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटी में आ चुके हैं हिंदूज, और ये लोग कह रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक है। अरे जब आप चर्च के पैसे से, मिशनरीज के पैसे से मास लेवल पे कन्वर्जन करा रहे थे, तब आपको अनडेमोक्रेटिक नहीं लगा? तब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फेयरनेस, फ्रीडम टू रिलीजियस, उसको नहीं कंसर्न में आपको रहा? लेकिन नहीं, जैसे ही ये बात इनके रिस्पेक्टिव में आएगी ये उस चीज़ को करेंगे। कांग्रेस और अभी देखिए पूरी लॉबी, ये जो सीजेपी का भी प्रोटेस्टान है, इसको भी एक तरह से एफसीआरए के रिगार्डिंग ही हाईजेक करने की कोशिश होती अगर ये और लंबा चलता तो ये रहा पूरा एफसीआरए का बिल। और बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है इस बिल के थ्रू। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसके कंसिक्वेंसेस है ना, आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पे कंसिक्वेंसेस इसके हैं इंडिया के अंदर स्पेशली। हिंदूज मेजोरिटी में होकर भी माइनॉरिटी में है। आप सोच के देखिए, कहने के लिए बात नहीं है। जिस कंट्री के अंदर 30 करोड़ से अधिक मुस्लिम्स हैं, वहाँ उनको माइनॉरिटी कहा जा रहा है, और फिर उसके बाद उनके उनके लिए इस तरह से कंसर्न दिखाया जा रहा है। इन सारे पैसों का किस तरह से इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। आपको भी पता है, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 से अधिक सीआईए और यूक्रेन के एजेंट्स को पकड़ा जाना, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्या कर रही है सीआईए और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं जो कि पैसा दे देकर फंडिंग के थ्रू बांग्लादेश में किस तरह से शेख हसीना को उखाड़ फेंकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को कैसे जेल के अंदर कर देते हैं, श्रीलंका में कैसे तख्ता पलट होता है, म्यांमार के अंदर किस तरह से मिलिट्री कूच हो जाती है। आसपास के किसी भी रीजन, मतलब साउथ एशिया के किसी भी कंट्रीज को, इंडिया को छोड़ के चले जाइए और देख लीजिए जहां पर स्टेबिलिटी बना हुआ है। नेपाल के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट होता है। आप सोच के देखिए क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? सबसे बड़ा कारण है फॉरेन फंडिंग। बाहर से अनगिनत रूप में पैसे आते हैं, ये लोग इंडिया के अंदर वो सारे पैसे को भेजते हैं। इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे देश जो हमारे आसपास के साउथ एशियन के अंदर कंट्रीज हैं उनके अंदर भेजते हैं, क्योंकि उतने पावरफुल नहीं है ये कंट्री, बहुत छोटे हैं पैसे के में भी, मिलिट्रीली भी और जीडीपी वाइज भी। तो इनको इन्फ्लुएंस करना और आसान हो जाता है, और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर भी बिक जाते हैं। अगर आप नहीं बिकेंगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ सैंक्शन XYZ लगा कर देंगे। तो ये रहा पूरा एफसीआरए बिल। आप, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और किसी चीज़ के बारे में सर्च करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इस सारी वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।